हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के प्रश्न पत्र को, जो 6 to 8 का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर था। फ्रेंड्स, इस पेपर में 3 पार्ट्स हैं। लैंग्वेज का सेक्शन है पहला, और दूसरा है जनरल स्टडी का, तीसरा आपका जो सब्जेक्ट है उसका। तो मैंने यहाँ पे हिंदी का लिया है, तो हम हिंदी पहले लैंग्वेज का देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हिंदी का। तो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पार्ट 1 है लैंग्वेज, इंग्लिश का ये प्रश्न है। इंग्लिश के यहाँ पे इन्होंने 6 to 8 में इंग्लिश के इन्होंने 8 प्रश्न पूछे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन पूछे थे। तो चलिए फटाफट से लैंग्वेज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड द। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन भी हैं। पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्यूटी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द यूज होगा, ए या एन, more than one of the above, none of the above। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गड़बड़ है। more than one तो होगा नहीं, एक सेंटेंस के साथ एक ही आर्टिकल यूज हो सकता है। और यहाँ पे ब्यूटी के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पर द, एन, ए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ये तीनों आर्टिकल यूज़ नहीं होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, हमारा आंसर होगा ई। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राजन इज सेलेक्टेड एज फिलिंग द ब्लैंक्स MBBS डॉक्टर। तो यहाँ पे देखिए MBBS के साथ क्या आएगा? द आएगा, ए आएगा, एन आएगा। तो ये क्या है? MBBS वॉवल साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है? एन लगता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, राजन इज सेलेक्टेड एज एन MBBS डॉक्टर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रॉसरी स्टोर। ग्रॉसरी स्टोर जो हमारा किराना स्टोर होता है। ठीक है, ग्रॉसरी का मतलब होता है जहाँ पे सारे किराने चीज़ें मिलती हैं, दाल चावल गेहूँ, ये मसाले, तेल, ये सारी चीज़ें जहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। यहाँ पे नॉट को आपको ध्यान रखना है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रॉसरी स्टोर। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन में दिया है सेरेल्स, ऑयल, लेदर, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव। तो आप बताइए कि ग्रॉसरी स्टोर पे कौन सी चीज़ नहीं मिलती है? सेरेल्स यानी कि अनाज, वो तो हमें मिलता है। ऑयल भी मिलता है। क्या लेदर मिलता है? नहीं, लेदर यानी कि चमड़ा हमको ग्रॉसरी स्टोर पे नहीं मिलता है। तो वही पूछा है, तो ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट आपको पता होगा, तो यहाँ ऑप्शन में आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन में नाम दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दिया है एशिया, बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया, सी में दिया है अरब, और डी दिया है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है एशिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, अरब कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक है, अरब देश है ना कि कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ हमारा वही पूछा हुआ है कि कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं है। तो 4 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 4 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे नेक्स्ट 5 नंबर पे देखते हैं। इफ इट इज मे देन द प्रीवियस मंथ वाज।
अगर इस समय मई का मंथ है तो प्रीवियस यानी कि पहला, इससे पहले, मई से पहले का कौन सा मंथ होगा? अप्रैल, मार्च होगा, जून होगा। तो मई से पहले क्या आता है? अप्रैल आता है। ठीक है, तो अप्रैल हो जाएगा आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। स्प्रिंग कम्स बिफोर, स्प्रिंग कम्स बिफोर, स्प्रिंग कम्स बिफोर। ठीक है, स्प्रिंग किसके पहले आता है? ठीक है, तो स्प्रिंग आता है हमारा, स्प्रिंग को बसंत ऋतु किस ऋतु के पहले आती है? तो ऑटम के पहले आती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट 7 नंबर, व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर, व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। अपनी माता जी के जो पिता हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मोर देन वन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। तो हम अपने मदर के, यानी कि हमारे नाना जी हुए, तो मदर की तरफ से जो भी ग्रैंड पेरेंट होते हैं उनको मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड, सिस्टर्स यानी कि बहन की जो डॉटर है, बहन की जो पुत्री है, लड़की है, उसको क्या कहते हैं? नीस, सिबलिंग्स, कज़न। ठीक है, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन होते हैं, कज़न मतलब मेरे भाई बहन, तो यहाँ पे नीस हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, तो ये इंग्लिश के आसान से क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं हिंदी के क्वेश्चंस पर। हिंदी का क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो फ्रेंड्स, जब आप भाषा शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि भाषा जो शब्द है, भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भास धातु से बना हुआ है, और यहाँ पे हलंत होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इन तीनों में से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, भाषा संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए दिया है ईसा अल्लाह खां, बी ग्रियर्सन, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई भी नहीं इनमें से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नामकरण किया था। पुरानी हिंदी ऐसा बोला था उन्होंने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, स्वयंभू, सरपाद, पुष्पदंत, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ अपभ्रंश के बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रथम कवि कहे जाते हैं वो है स्वयंभू। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्राकृत से हुई है, या फिर सौर सैन्य अपभ्रंश से हुई है, वैदिक संस्कृत से हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हमारी सौर सैन्य अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सौर सैन्य अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? ए ऑप्शन धीरेन्द्र वर्मा, बी ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन दिया है किशोरी दास वाजपेयी। तो हिंदी भाषा का इतिहास जो पुस्तक है उसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी से हुई है, अर्धमागधी से हुई है, सौरसैनी से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, मागधी से तो
मागधी से बिहारी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और सौर सैन्य अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी का उत्पत्ति हुआ है। तो यहाँ पश्चिमी हिंदी पूछा है तो आंसर हो जाएगा सौर सैन्य अपभ्रंश। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, रामचरितमानस या कामायनी। तो खड़ी बोली का हिंदी प्रथम महाकाव्य है हमारा प्रिय प्रवास। ठीक है। रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखा हुआ है तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा प्रिय प्रवास। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा के अंदर आने वाली उपभाषाओं की संख्या है 5। ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी बोली के अंदर जो आती हैं, यानी कि हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है। उनकी संख्या कितनी है? 5। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है। आगे के प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। बूंद बूंद पानी टपक रहा है। उक्त वाक्य में बूंद बूंद क्या है? तो यहाँ पे वाक्य में बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही राजस्थानी की है, पूर्वी हिंदी की है या फिर बिहारी की है? तो मगध से आप समझ सकते हैं कि इसका संबंध किससे होगा। मगध का क्षेत्र कौन सा आता है? बिहार का क्षेत्र पहले मगध के नाम से जाना जाता था। तो बिहारी जो बोली है, मतलब मगही जो उपभाषा की बोली है उसका संबंध बिहारी से है। ठीक है। आगे देखिए। मैथिली बोली के कवि कौन है? तो मैथिली बोली के कवि कौन है यहाँ पे देख लीजिए आप। विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, नंददास हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यापति जी की भाषा थी अपभ्रंश, मैथिली और संस्कृत। अमीर खुसरो जी खड़ी बोली थी इनकी। और नंददास जी जो हैं ब्रज भाषा का यूज करते थे। तो यहाँ पे मैथिली बोली के कवि हो जाएंगे हमारे विद्यापति। इनको मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति जी को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है और ये बिहार के रहने वाले थे। तो ये हमारा मैथिली भाषा के कवि हो जाएंगे विद्यापति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है मृगावती, रामचरितमानस या मधुमालती। तो अवधी भाषा में सर्वविदित है, सबको पता है कि अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य हमारा रामचरितमानस है जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। य घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? यहाँ पे य घ और थ है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ध्वनि महाप्राण है। महाप्राण आप कैसे पहचानेंगे? महाप्राण पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा कि क से लेकर के आपको ज्ञ तक लिखना होगा। ठीक है। क से ज्ञ तक आप लिखें और उसमें देखिए
उसमें दूसरा और चौथा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने लिखा क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। अब इसमें महाप्राण कौन सा होता है, तो दूसरा और हमारा चौथा महाप्राण होते हैं, ठीक है। और पहला और तीसरा, पांचवा, ये हमारे अघोष होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण होते हैं। तो महाप्राण ऐसे हम पहचानेंगे कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग में पांच व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो क वर्ग में हमारा दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वो महाप्राण होगा। वैसे ही च वर्ग में चले जाइए, प वर्ग में चले जाइए, त वर्ग में चले जाइए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वो महाप्राण होगा। तो यहाँ पे देखिए घ, हमारा घ, क, ख, ग और घ चौथा आ रहा है, थ नहीं, थ भी आ रहा है, ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से ही अधिक हो जाएगा। यहाँ फिर से देखिए कि थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, य थ में से कौन सी ध्वनि महाप्राण है। तो मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग के व्यंजन में दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होता है या महाप्राण ध्वनि का व्यंजन होता है। तो यहाँ पे क वर्ग में अगर हम जाते हैं तो क, ख, ग, घ, अंगा। तो हमें चाहिए दूसरा और चौथा, तो घ हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम त वर्ग में जाते हैं तो त, थ, दूसरे नंबर पे थ आ रहा है तो थ हो जाएगा, य नहीं होगा। और तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये भी है और ए भी है और बी भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। दोनों घ और थ दोनों ही क्या है, महाप्राण ध्वनि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ये हमारा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ससुर है, ठीक है। और यहाँ पे आल लग गया है आकर के, ससुर में आल शब्द जुड़ गया है तो क्या हो जाएगा, ससुराल, ठीक है। प्रत्यय का मतलब है जो शब्द के पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द से पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। तो यहाँ प्रत्यय पूछा है कि ससुराल में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप यहाँ ससुराल शब्द में आल प्रत्यय लगा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए समास से क्वेश्चन आया हुआ है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास जो होता है उसमें अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अनेकार्थी शब्द टीका का कौन सा अर्थ नहीं है। अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है, पार्श्व, फलदान, तिलक। तो टीका का अर्थ तिलक होता ही है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्ण चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कर्ण चिन्ह शून्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? पतंग, भाव, भेद। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पतंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, भाव का भी नहीं है, भेद का भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 27 नंबर। हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? या हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, ए, उ, ऐ। तो यहाँ पे आपको पता होगा स्वर होते हैं दो प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ आ जाता है हमारा, ई आ जाती है छोटी ई, अ आ जाता है, ई आ जाती है, ठीक है, उ आ जाता है और री आ जाता है। ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। ये चार हमारे ह्रस्व स्वर हैं। तो इसमें से देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन सा है। अ, ई, उ, ए, बड़ा ऊ और ए। तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है? अ, ई। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा क्योंकि अ, ई ह्रस्व स्वर है। ऊ भी है लेकिन ये ए के साथ आ रहा है, तो इसलिए हम इसको चूज नहीं करेंगे। ये हमारा सही आंसर होगा ए। 3 प्रश्न और बचे हैं भाषा के। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है। मैंने पहले भी बताया था महाप्राण हम कैसे छाटेंगे, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा, यहाँ पे क के बाद ख आता है दूसरे नंबर पे, तो ख हो जाएगा। क, ख, ग, घ। ठीक है, तो पहला तो हमारा महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, पहला हमारा क्या है? महाप्राण व्यंजन है। तो फिर आगे देखेंगे त और द दिया हुआ है, तो त और द तो है ही नहीं, प और म भी नहीं है। सिर्फ हमको प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ही महाप्राण व्यंजन होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी के ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? ओष्ठ व्यंजन का क्या मतलब होता है? ओष्ठ व्यंजन का मतलब होता है जिसको बोलने के लिए हमारे दोनों होठ चिपक जाए। ठीक है, दोनों होठों का प्रयोग होता है उसको बोलने के लिए। ओष्ठ व्यंजन जो होते हैं, ओष्ठ व्यंजन को बोलने के लिए दोनों होठों का प्रयोग होता है। तो आप व्यंजन को बोल के देखिए, जहाँ पे आपके दोनों होठ आपस में चिपक रहे होंगे वो ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। तो ज और झ बोलने में हमारे ओठ स्पर्श नहीं होते हैं। फिर ट, ठ, द और ध, इसमें भी हमारे ओठ स्पर्श नहीं होते हैं। तो ओष्ठ व्यंजन जो होता है वो प, फ, ब, म, प, फ, ब, भ, म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। च, छ, ज, झ हमारे तालु व्यंजन है। ठीक है, ट, ठ, ड दंत ओष्ठ है। तो हमारा ओष्ठ व्यंजन इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, भाषा के सेक्शन का लास्ट प्रश्न है। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भाषा
हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो यहाँ पे संविधान में हिंदी के बारे में जो भी दिया हुआ है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। हमारे संविधान में राजभाषा हिंदी के विषय में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नियम वगैरह हैं, क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 14 सितंबर 1949 को? तो हम सभी को पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा के रूप में यानी कि जितने भी कार्य होंगे वो सब हिंदी में आपके किए जाएंगे। राज्यभाषा के रूप में मान्यता मिला था, संविधान ने इसको राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए 14 सितंबर 1950 को इसको लागू किया गया और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गए हमारे भाषा के सेक्शन के 30 क्वेश्चन, जिसमें 8 प्रश्न इंग्लिश के थे और बाकी जो थे हिंदी के थे। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, जो हमारा हिंदी का प्रश्न पत्र है उस पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरल स्टडी का पेपर है और हम पार्ट 3 पे चलते हैं। ये देखिए पार्ट थ्री हिंदी का पेपर है, जहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है 71 से 80 नंबर तक। यहाँ पे आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है, तो ये अपठित गद्यांश आप बीपीएससी का पेपर डाउनलोड करके पढ़ के आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अब मैं ये अपठित गद्यांश एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, आप इसको खुद से करने में सक्षम हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे 3 अपठित गद्यांश दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर दूसरा यहाँ दिया है 81 से 85 यानी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 86 से 19 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम सीधे चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। तो हमारा प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होता है वो देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 91 से स्टार्ट हो रहा है। 91 प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम आपने पढ़ा होगा, सर्वनाम के कुल यहाँ पे हमारे 6 भेद हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सर्वनाम के भेद। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है? सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है? तो सर्वनाम का रूपांतरण यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? यहाँ पे पूछा है, तो गुण, संख्या या फिर ऑप्शन बी है गुण, संख्या, परिणाम। ऑप्शन सी है परिणाम, गुण या सर्वनाम। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार होता है गुण, संख्या और परिणाम, परिमाण। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में कारक होते हैं कुल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए दिया है 8, बी दिया है 6 और सी दिया है 7। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी में कारक होते हैं हमारे 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को करने से, अपादान से, संबंध, संबोधन, तो 8 प्रकार के कुल होते हैं, ठीक है, जिसके लिए अलग अलग विभक्ति यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे विभक्ति से ही प्रश्न पूछ दिया, को और के लिए किस कारक चिन्ह के लिए यूज़ किया जाता है? कर्म के लिए, कर्ण के लिए, संप्रदान के लिए। तो को और के लिए, को कॉमा के लिए, ये दोनों ही कारक जो हैं वो संप्रदान कारक के लिए यूज़ किए जाते हैं। को और के विभक्ति संप्रदान कारक के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक का मतलब होता है वहाँ से दूर हटना, ठीक है। अधिकरण मतलब आधार, किसी चीज़ का आधार, जैसे टेबल पर, है ना, स्टूल पर, कुर्सी पर, तो वो आधार देता है, तो अधिकरण नहीं होगा। संप्रदान क्या हो? जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तो वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होता है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय पता चले, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो यानी कि पता चले, यानी कि क्रिया से समय का पता चले और क्रिया हो चुकी है या नहीं हुई है, पूर्ण हो गई है या अपूर्ण है, इसका हमें पता चले, तो वो क्या होता है? कारक होता है, काल होता है, प्रसर्ग होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा काल। जब समय की बात कर दी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय का पता चल जाए, वहाँ पे तो काल होता है, ठीक है। काल होते हैं 3 प्रकार के, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? तो यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये किस काल का उदाहरण है? आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। भविष्यत काल का है, भूतकाल का है या वर्तमान काल का है? तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है वो होता है वर्तमान काल, ठीक है। जो बीत चुका होता है वो होता है भूतकाल, और जो आने वाला होता है उसको हम कहते हैं भविष्यकाल। तो यहाँ पे बोल रहा है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब कि अगर कल वर्षा होती है तो फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पे हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो इसलिए भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ समास से प्रश्न पूछा है, जब दो शब्द समास युक्त होकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, सी ऑप्शन कर्मधारय समास होता है, या डी जो साथ में दो मिल रहे हैं आपको डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था वहाँ पे मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। तो अंतिम पद प्रधान होता है तो ये तत्पुरुष तो नहीं होगा, ठीक है। कर्मधारय में भी क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि दो शब्द मिलकर
तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं। जैसे दशानंद, दस और नंद मिलकर बनता है, दो शब्द मिलकर दशानंद शब्द का निर्माण होता है। लेकिन दशानंद किसका विशेषण है? रावण का। रावण को दशानंद कहते हैं। और उसके बाद मुरलीधर, मुरली और धर, ठीक है, दो शब्द से मिलकर बनता है। लेकिन मुरलीधर किसको कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। तो उसी तरह मतलब यहाँ पे ये है कि दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, जो किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, गजानंद, लंबोदर, ये सब जो है किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं या विशेषण हो जाते हैं। तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? अधीश्वर, महासुधि, महोत्सव। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा महोत्सव, महाधन उत्सव। ठीक है, ये गुण संधि हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आ के बाद ए हो तो ए, और आ के बाद औ हो जाता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे डबल मात्राएं आए, जहाँ पे औ की मात्रा आए, जहाँ पे औ की मात्रा आए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, जहाँ पे भी औ की मात्राएं आ जाए वहाँ पे हमारा वृद्धि संधि होगी। जहाँ पे ऐसे डबल मात्राएं आ जाए तो वहाँ पे हमारा वृद्धि संधि होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण। उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा होगा? सुजनता, तो ये सुजनता गलत है। ठीक है, उज्ज्वल भी गलत लिखा है, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा सौजन्य गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उज्ज्वल भी यहाँ गलत लिखा हुआ है। भ्रातगण लिखा हुआ है, गण नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातगण और उपरोक्त। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी शुद्ध रूप हमें ज्ञात करना है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो पहला है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। बी ऑप्शन में दिया है, मैं अपनी बातों के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। सी ऑप्शन में दिया है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। उपरोक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो कहाँ पे है? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 104 पे हम पहुँच गए हैं। 104 पे, निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। जस्ट मिनट, सर्प का पर्यायवाची नहीं है, तो सर्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रजनीचर, भुजंग, उरंग। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रजनीचर का मतलब होता है जो रात में घूमता है और रात में राक्षस। रजनीचर का हो जाएगा उरंग और भुजंग। उरंग और भुजंग तो सर्प के ही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए रजनीचर। रजनीचर शैतान का होता है। तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारी जेब खाली है वाक्य में जेब का लिंग क्या है? तो जेब शब्द का हमको बताना है कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। तो जेब खाली है, इससे पहले हम
कर्ता लगा के देखते हैं। तुम्हारी जेब खाली है, तो पहले क्या लगाया हमने, तुम्हारी री लगाया, यानी कि जेब, जेब क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं तुम्हारी जेब फटी है, खाली है, खाली है, तो क्या आया, स्त्रीलिंग, यानी कि जेब ऐसा शब्द हो गया स्त्रीलिंग, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता क्या है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है में भरता शब्द क्या है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे भरता क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं दिया है। बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, तो यहाँ पानी तो दिया नहीं है, ठीक है। तो भरता हमारी हो जाएगी क्या, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ ऑप्शन सी में दिया है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया पे लगा देते हैं, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिसमें वाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। तो वाच्य, तो हिंदी में वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। तो कर्तृवाच्य ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि आकर्षण का विलोम पूछ रहा है, ठीक है। आकर्षण का क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, कर्षण, सकर्षण, विकर्षण। तो कर्षण सकर्षण तो ऐसे ही रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सी हमारा आंसर हो जाएगा, विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द, यानी वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पूछा हुआ है। अधांत होगा, अधंत होगा, अधोपतांत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, अधोपतन, यानी कि आरंभ से लेकर के अंत तक। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में और देखने में लगभग, पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, मतलब अगर जल्दीबाजी में पढ़ा तो एक जैसे लगते हैं और सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो इस प्रकार के शब्द को हम क्या कहते हैं, अभिन्न शब्द कहते हैं, बी ऑप्शन में दिया है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, श्रुति सम कहते हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में एक जैसे लगे लेकिन अर्थ उनका भिन्न हो, आंसर इसी में दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, जैसे अंचल और अचल। अंचल और अचल सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। अचल का मतलब हो जाता है हमारा, अंचल का मतलब हो जाता है क्षेत्र और अचल का मतलब होता है अमर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से व्याकरणाचार्य नहीं है। ये ऑप्शन में कौन व्याकरणाचार्य नहीं है, पाणिनि, पतंजलि या रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी व्याकरणाचार्य नहीं बल्कि आलोचक हैं, ठीक है।
बाकी पाणिनि, पतंजलि ये सब कहीं ना कहीं व्याकरणाचार्य रहे हैं, लेकिन रामविलास शर्मा जी को व्याकरण से कुछ मतलब नहीं है, इन्होंने आलोचनाएं की हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, कुछ क्या मतलब 3 वाक्य दिए हुए हैं ABC, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला पढ़ते हैं, पहला ए ऑप्शन, 2 वर्णों के मेल को संधि तथा 2 पदों के योग को समास कहते हैं। जी हाँ, ये तो सही लग रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं, 2 वर्णों के मेल को समास तथा 2 पदों का योग संधि कहलाता है, तो अपोजिट ही दे दिया है। तीसरा है, 2 शब्दों का मेल समास और संधि कहलाता है, ये तो गलत ही है। तो यहाँ पे हमारा पहला ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 2 वर्णों का जब मेल होता है तो संधि बनती है, और 2 पदों का यानी कि 2 शब्दों का जब मेल होता है तो समास कहते हैं उसे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ने विभक्ति किस कारक चिन्ह का है? ने विभक्ति किस कारक के साथ यूज होता है? तो ने विभक्ति कर्ता के साथ यूज होता है। राम ने, रावण ने, रेखा ने, सुरेखा ने, कर्ता के साथ ही हमेशा ने विभक्ति आती है। ठीक है, तो कर्ता कारक हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें प्रत्यय पूछा था, अब यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, तो उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं? कर्ता, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विधेय। एक मिनट, फिर से ये प्रश्न देखना पड़ेगा। किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने विधेय बोल दिया था गलती से, इसको आप देख लीजिए। किसी वाक्य में कर्ता और उसका विस्तार हो तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, कर्ता, किसी वाक्य में कर्ता और उसका विस्तार हो तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तदीय प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तदीय प्रत्यय से कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है, पदवाचक या विशेषणवाचक संज्ञा बनती है? तो भाववाचक संज्ञा बनती है जब तदीय प्रत्यय लगता है, जैसे ममता, भावुकता, बुढ़ापा, इस तरह के प्रत्यय जब लगते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो अक्षर के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। 2 अक्षर के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 अक्षर के मिलने से क्या बनता है हमारा? संधि। ठीक है, जहाँ पे अक्षर या वर्ण एक ही होता है तो 2 वर्णों के मिलने से संधि होती है, तो वैसे ही 2 अक्षरों के मिलने से भी संधि ही होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, संधि बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण संकर कहते हैं, तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो
यहाँ पे वर्ण संकर यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के वर्ण मिलके जब शब्द बनाए तो वो वर्ण संकर शब्द कहलाएंगे, तो ये नहीं होगा। तत्सम, संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत और प्राकृत दोनों पूछा है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो कहलाते हैं तद्भव, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के भी कभी रहे होंगे और प्राकृत के भी रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे हिंदी में आके वो परिवर्तित हो गए हैं हिंदी में, तो वो ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है वाग युद्ध त्रिलोक परमेश्वर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्मधारय ये हो जाएगा हमारा परमेश्वर, ठीक है। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर कर्मधारय समास हो जाएगा, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। त्रिलोक जो है हमारा द्विगु समास है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा परमेश्वर कर्मधारय समास का उदाहरण है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पे वाक्य होता है हमारा 8 प्रकार का, ठीक है। संकेतवाचक, विधिवाचक, निषेध, 8 प्रकार के होते हैं सब अर्थ के आधार पे। बनावट के आधार पे 3 प्रकार का होता है, यौगिक, रूढ़ यौगिक और रूढ़, ठीक है, बनावट के आधार पे। और अर्थ के आधार पे हमारा 8 प्रकार का होता है। रचना के आधार पे 3 प्रकार का होता है, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा। लेकिन अर्थ के आधार पे वाक्य जो है 8 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य होंगे उस वाक्य को क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे या संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो जहाँ पे एक से अधिक प्रधान वाक्य हो वो हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य यानी कि दो प्रधान वाक्यों से मिलकर बना वाक्य संयुक्त वाक्य हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो विराम चिन्ह है, ये कॉमा के ऊपर बिंदी, इस विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं। तो जब कॉमा के ऊपर बिंदी होती है तो उसे हम कहते हैं अर्धविराम, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। कॉलन के ऊपर जब बिंदी हो तो उसे हम बोलते हैं सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धविराम, और कॉलन को बोलते हैं अल्पविराम। तो यहाँ पे कॉलन के ऊपर बिंदी है तो क्या बोलेंगे, अर्धविराम, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धविराम। अगला प्रश्न देखते हैं, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, ये लोकगीति का, ये मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है। अपनी बात सुनने वाला नहीं, मूर्ख से कहना, अयोग्य से कहना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा अयोग्य से कहना, जो आपकी बात को समझने के योग्य नहीं है, आप उसके आगे अगर कोई अपनी बात रखते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए। अंधे के आगे बैठ के आप रो रहे हैं तो वो देख तो सकता है नहीं, ठीक है। तो अर्थ ऐसा है कि अयोग्य से कहना, अपनी परेशानी अयोग्य से कहना। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 124। 124 में भी क्या दिया हुआ है, बीती बातों की याद दिलाना। बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। बीती बातों की याद दिलाना, काम बनाना, बीती बात से काम बनाने का क्या मतलब है, ठीक है। दूसरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, बगले झाँकना। तो यहाँ पे गड़े मुर्दे उखाड़ना हमारा हो जाएगा, इसका अर्थ बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
आंसर हो जाएगा बी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब है बीती बातों को याद दिलाना या याद करते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण और अर्थ के मेल से क्या बनता है? वर्ण और अर्थ के मेल से हमारा बनता है शब्द, यानी वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। य र ल व, य र ल व किस तरह की ध्वनियां हैं? य र ल व किस तरह की ध्वनियां हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पर्श, अंतहस्त, घोष। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क वर्ग से लेके प वर्ग तक के जो व्यंजन होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो क से प वर्ग में य र ल व तो आता नहीं है, और य र ल व को हम बोलते हैं अंतहस्त व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, य र ल व हमारा अंतहस्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। नासिक के व्यंजन नहीं है कौन सा? न, ण। जो व्यंजन बोलने पे न का साउंड आता है, न की ध्वनि आती है, उसे हम बोलते हैं नासिक के व्यंजन। तो आप ये जो व्यंजन दिए हुए उसको बोल के देख लीजिए। न, ड़। जब न और ड़ को बोल रहे हैं तो न नाक से भी आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों तो हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो य वैसे भी अभी हमने पढ़ा कि य क्या है? अंतहस्त व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है या व्यंजना है? आपने ये कबीर जी की पंक्तियां पढ़ी होंगी, है ना? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति 3 होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो जहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पे होता है व्यंजना। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजना हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यह काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये काव्य पंक्ति आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। इसको 2 बार पढ़िए, 2 या 3 बार पढ़िए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। आपको इसको पढ़ने में कुछ कॉमन लग रहा है? जी हाँ, कॉमन लग रहा है। म, यहाँ पे मुदित में भी म है, महीपति और मंदिर सब में म है, फिर नीचे वाले पद में भी सेवक, सचिव और सुमंत सब में स है। तो जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? याद कीजिए, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो जहाँ पे वर्णों की एक ही वर्ण की बार बार, जैसे ये म है, यहाँ 3 बार हुआ है, नीचे स की आवृत्ति 3 बार हुई है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पे हो जाता है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, लघु और गुरु किसके अंग है? तो लघु और गुरु किसके अंग है? रस के अंग है, अलंकार के अंग है, छंद के हैं। आपने अलंकार में लघु और गुरु पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। रस में भी नहीं पढ़ा है, तो किस में पढ़ा है? छंद में पढ़ा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, छंद। लघु और गुरु छंद के अंग है। ठीक है, छंद के कितने प्रमुख भेद होते हैं? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा छंद के 2 प्रमुख भेद होते हैं, मुक्तक छंद और चौपाई छंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत
या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठ भाषा कहते हैं, विभाषा या उपभाषा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण उस प्रांत में प्रचलित हो जाती है तो उसे हम कहते हैं उपभाषा। ठीक है, उपभाषा कहते हैं। जैसे कि हिंदी की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो कोई भी भाषा या बोली जब अपने क्षेत्र प्रांत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है तो वो बन जाती है उपभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना का प्रसंग में किसका उपयोग होता है? फिर से पढ़ते हैं, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? कार्यालय, आदेश, परिपत्र, अधिसूचना। तो जो भी सरकारी नियम, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए किस शब्द का यूज होता है? तो उसको बोलते हैं हम अधिसूचना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, अधिसूचना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? संक्षिप्तता, स्पष्टता, क्रमबद्धता किसके गुण हैं? ऑप्शन ए दिया है भावप्लवन, संक्षेपण, सारांश। तो यहाँ पे संक्षेपण की ये सब गुण है। जब हम संक्षेप में किसी बात को लिखते हैं तो वहाँ पे संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्टता और क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, संक्षेपण। आगे देखिए क्वेश्चन है असमंजस में मन उलझना। असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या होगा? कर्तव्यशील, कर्तव्यनिष्ठ और कि कर्तव्य विमूढ़। तो यहाँ पे असमंजस की बात की हुई है। कर्तव्यशील को तो असमंजस होगा नहीं, कर्तव्यनिष्ठ तो कर्तव्य पे पूरी तरह दृढ़ रहेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। यहाँ बोल रहा है कि असमंजस में मन उलझना, तो ये हो जाएगा कि कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या ना करूं ऐसी स्थिति हो जाए तो वहाँ पे आ जाएगा किम कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं? आदिकाल से प्रश्न पूछा है। आदिकाल के जैन साहित्यकार कौन हैं? चरपट, नरपति नालह, नागार्जुन। तो आदिकाल के जैन साहित्यकार पूछा है। ठीक है, नरपति नालह तो आदिकाल के हैं पर ये रासो साहित्यकार हैं। नागार्जुन जी तो आधुनिक काल के हैं। तो इनमें से कुछ कोई नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे का देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब एक साइड में कवि हैं और एक साइड में काल है। आपको कवि को उनके काल से सुमेलित करना है और फिर ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो नाभा दास किस काल के कवि हैं? नाभादास किस काल के कवि हैं? चंद बरदाई किस काल के कवि हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद किस काल के हैं? और केशवदास किस काल के हैं? अगर इन सब के बारे में नहीं पता है तो एक दो के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो चंद बरदाई किस काल के कवि हैं? बी का हमें आदिकाल के कवि हैं। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार कवि थे, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। तो ये आदिकाल के हैं। तो बी का पहला। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। मान लीजिए अगर आपको ये सारे नहीं पता हो तो एक ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। तो चंद्रवरदाई का हम देखते हैं बी का पहला। तो बी का पहला कहाँ दिया हुआ है? बी का पहला, ये देखिए बी का पहला यहाँ पे दिया हुआ है तीसरे ऑप्शन में। बी का पहला हो गया नाभादास जी भक्ति काल के हैं। ठीक है, भक्ति काल लगा दो।
और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये हमारे हो जाएंगे आधुनिक काल के। केशवदास जी रीतिकाल के हो जाएंगे। ठीक है, तो सी का चौथा, डी का दूसरा और ए का तीसरा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 138 पे पहुंच गए हैं, 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। चलो, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे भी मैच करने वाला, मिलान करने वाला ही प्रश्न है। एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं, एक तरफ उन रचनाओं की विधा दी हुई है। तो अब देखते हैं। यशोधरा कौन सी विधा है? रश्मिरथी और बिहारी सतसई, रामचरितमानस। अगर इन तीनों में से भी आपको नहीं पता है तो रामचरितमानस तो पक्का पता होगा आपको। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, तो डी का तीसरा। अब हम देखेंगे कि डी का तीसरा कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन को पकड़ने की निंजा टेक्निक। ऑप्शन डी महाकाव्य है, रामचरितमानस महाकाव्य है। डी का तीसरा, डी का तीसरा यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, एक और आपको देखना पड़ेगा, एक और देखना पड़ेगा। ये बिहारी सतसई क्या है? बिहारी सतसई चंपू काव्य है, रश्मिरथी यशोधरा खंड काव्य है। यशोधरा क्या है हमारा? एक मिनट, तो 2 में दिया है ना। एक मिनट। तो यहाँ पे देखते हैं। यशोधरा, यशोधरा हमारा हो जाएगा, यशोधरा हमारा हो जाएगा चंपू काव्य, और रामचरितमानस हो जाएगा महाकाव्य। रश्मिरथी हो जाएगा खंड काव्य, और बिहारी सतसई हो जाएगा मुक्तक काव्य। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ए का दूसरा, ए का दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, बी का चौथा और डी का तो तीसरा हमको पता ही था पहले से, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह का क्वेश्चन फिर दिया है यहाँ पे उपन्यास और लेखक मैच करना है। तो निर्मला हम सबको पता है किसका उपन्यास है, निर्मला किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो पहले का तीसरा बी में दिया हुआ है। आगे का भी देख लेते हैं। त्यागपत्र है हमारा जैनेन्द्र कुमार का। गिरती दीवारें है हमारा उपेंद्र नाथ अस्क जी का। कंकाल है जयशंकर प्रसाद का। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण क्या किया? आधुनिक काल को इन्होंने क्या नाम दिया था? आधुनिक काल दिया था, स्वतंत्रता काल दिया था, गद्य काल दिया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य रचनाएं बहुत ज्यादा हुई थी, इसलिए इन्होंने गद्य काल कह दिया था। ठीक है, आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था? आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। ठीक, और रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था रीतिकाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? सुदर्शन श्याम सुंदर दास, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, जो कि एक पत्रकार के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पर दिया हुआ है मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ और उनके लेखकों को मैच करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज किसने लिखा है? शिव सिंह सरोज का लेखक कौन है? तो शिव सिंह सरोज के लेखक है हमारे शिव सिंह सेगर। ठीक है, पहले का चौथा बी में दिया है। ठीक है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? नाम जैसा है वैसा लेखक भी होगा, इंग्लिश की तरह है तो ये ग्रियर्सन हो जाएंगे। बी का तीसरा अभी तक सही जा रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है और मिश्र बंधु विनोद लिखा है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, तो सी का पहला, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ भी सुमेलित करने के लिए ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समास को उनके उदाहरण के साथ मैच करना है। ठीक है, समास दिया है और समास को उसके उदाहरण के साथ मैच करना है। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पे दिया है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ठीक है, अवयवी भाव समास हो जाएगा हमारा यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। एक का दूसरा तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा देशभक्ति, देश के लिए, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति। बहुब्रीहि समास हो जाएगा पीताम्बर और द्वंद्व समास हो जाएगा हाथापाई। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये समास है और ये उनके उदाहरण है, उनको आपस में मैच करना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे अंग्रेजी के शब्द दिए हैं, आपको उनका हिंदी रूपांतरण बताना है। अकॉर्डिंग का क्या होता है? अकॉर्डिंग का होता है मतलब होता है तदनुसार, तो तदनुसार। ए का तीसरा सी में दिया हुआ है। सेंसस का हो जाता है हमारा जनगणना। ठीक है, बेसिक पे सबको पता है मूल वेतन, और एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे दिया है निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ मैच करना है। पहला है ए, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी का मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। ठीक है, बी है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो यहाँ पे हो जाएगा कथनी और करनी में अंतर। ठीक है, तो बी का हो जाएगा चौथा। सब धन बाईस पसेरी का मतलब है कि अज्ञानी व्यक्ति को हर चीज़ बराबर लगती है, अच्छी बुरी चीज़ दोनों ही, कोई उसमें फर्क नहीं होता है, सब बराबर रहता है, तो इसलिए सब धन बाईस पसेरी हो गया यहाँ पे। लास्ट है होनहार विद्वान के होत चिकने पात, मतलब पुत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, मतलब जो इंटेलिजेंट होता है ना वो बचपन से ही पहचान में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखते हैं, ए का दूसरा ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पे वाक्य के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पे वाक्य का प्रकार, अर्थ पिछले क्वेश्चन में पूछा था अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। अब यहाँ पे वाक्य दिए हैं और यहाँ पे उनका प्रकार दिया है, हमें पहचानना है कि कौन सा वाक्य किस प्रकार का है। तो हम खा चुके, सिंपल वाक्य है। उसने नहीं खाया, नहीं आ गया, तो आपको क्या मानना है उसे? निषेधवाचक। ठीक है, क्या तुम खा रहे हो? ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक के साथ चले जाओ, तुम खाओ। जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो आज्ञावाचक में आ जाता है, कोई काम करो, लिखो, पढ़ो, खाओ, पियो, कुछ भी करो, जब कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो वहाँ आज्ञावाचक हो जाता है वाक्य। तो यहाँ हो जाएगा डी का तीसरा, और हम खा चुके
विधिवाचक, यानी कि सिंपल वाक्य जो होगा वो विधिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है? शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है? जहाँ एकार्थ शब्दों का प्रयोग होता है, एकार्थ शब्द का प्रयोग है तो शाब्दी व्यंजना कैसे होगी? जहाँ अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग होता है या फिर जहाँ एकार्थ और अनेकार्थ दोनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शाब्दी व्यंजना वहाँ पे होती है जहाँ पे अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहीं तो शाब्दी व्यंजना होगी। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, काव्य की पंक्तियाँ दी हुई है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। तो ये कामायनी की पंक्तियां हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है या विरोधाभास है। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिवस का आगमन समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कौन सा छंद है यहाँ पे? द्रुत विलंबित है, मध्यक्रांता है या फिर वसंतिका है। कौन सा छंद है यहाँ पे हमारा? हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विभाव क्या है? विभाव क्या है? विभाव भाव के उद्बोधन का कारण है, विभाव स्थायी भाव है, विभाव अनुभाव है। तो विभाव है, विभाव भाव के उत्पन्न होने के कारण को हम विभाव कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स, आज हमने बीपीएससी टीआरई 2.0 के हिंदी के प्रश्न पत्र जो 6 to 8 के लिए था उसको डिस्कस किया। भाषा के प्रश्नों को भी हमने देखा जिसमें इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न थे। अगर आप बांग्ला भाषा चुनते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, 3 भाषाएं आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। और अपने हिंदी के सेक्शन में देखा जो हमारा मेन तीसरा पार्ट था, जो वहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण से पूछे गए थे। समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, वाक्य, ठीक है। और प्रकार बहुत सारे पूछे गए कि कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप जब भी पढ़ें तो प्रकार भी ध्यान में रखते हुए पढ़ें। उसके बाद समास बहुत ज़्यादा पूछा गया, अलंकार पूछा गया और रस और छंद, ये सारी चीज़ें पूछी गई। तो आप इन सारे ग्रामर के जो टॉपिक हैं इसको अच्छे से तैयार कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।